हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आर्य मानुषी पर स्वागत है। आज अर्थशास्त्र का अगला टॉपिक है मांग और पूर्ति की सामान्य अवधारणा। यानी कि अगर आप मांग को समझोगे तो पूर्ति अपने आप आपको समझ में आ जाएगी। तो मांग को विस्तार से समझते हैं ताकि आपके अर्थशास्त्र में एक एक टॉपिक अच्छे से स्पष्ट होना चाहिए। अगर मांग की बात करें तो मांग क्या होती है, यानी कि मांग का मतलब आप ये समझिए कि आप निश्चित समय पर और निश्चित कीमत पर जो भी वस्तु खरीदते हैं उसको मांग कहते हैं। अब खरीदना मतलब आपके इसमें चार चीजें शामिल होती है। जैसे कि मान लीजिए, एक तो निश्चित समय पर और निश्चित कीमत पर, यानी कि मांग तभी है यानी कि निश्चित समय पर। जैसे मान लीजिए आज आप सुबह निकले और सुबह आपको आलू मिल रहे थे यानी कि 10 रुपये किलो, और शाम को आए तो शाम को आपको मिल रहे थे 20 रुपये किलो। तो इससे भी आपकी मांग प्रभावित होती है कि अब आप सोचोगे कि हम दूसरे दिन सुबह खरीदेंगे आलू को। तो इससे भी मांग आपके प्रभावित होती है कि समय आपके निश्चित तय करता है। और निश्चित कीमत, मान लीजिए आपको बताया कि निश्चित कीमत का मतलब ये है कि आपको सुबह जो आलू 10 रुपये किलो मिले तो हो सकता है कि आप 1 किलो आलू की जगह 2 किलो ज़्यादा खरीद लो। तो आप ये भी कीमत आपके ऊपर प्रभावित करती है। जैसा कि मान लीजिए शाम को आपको 20 रुपये किलो हो गए तो आप 1 किलो की जगह आप आधे किलो खरीद सकते हैं। तो कीमत भी यानी कि निश्चित कीमत और निश्चित समय पर प्रभावपूर्ण इच्छा का होना ही क्या कहलाता है, मांग कहलाता है। अब प्रभावपूर्ण इच्छा क्या है? प्रभावपूर्ण इच्छा का मतलब है कि पहला नंबर एक तो आपकी इच्छा होना चाहिए, यानी कि किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए, किसी भी वस्तु को मांगने के लिए पहले तो आपके अंदर इच्छा होना चाहिए। दूसरा, उस इच्छा को पूरा करने के लिए साधन। अब जैसे मान लीजिए आपको आलू खरीदने के लिए पहले तो आपकी इच्छा होना हो सके कि मैं हाल आलू खरीदूंगा, लेकिन आलू खरीदने के लिए मेरे पास साधन यानी कि पैसा भी होना हो सके। अब पैसा है मेरे पास और इच्छा भी है, लेकिन अब क्या है? तीसरा, साधन को त्यागने की तत्परता। अब मुझे प्यासन चुकाने की तत्परता भी होना चाहिए। जैसा कि मान लीजिए मेरी इच्छा भी है, मेरे पास पैसा भी है, फिर मैंने सोच लो रे यार नहीं इतने ऐसे काम आएगा, तो ऐसा नहीं। इसमें 3 चीजें काम करती है। कौन कौन सी? इच्छा का होना, इच्छा को पूरा करने के लिए साधन, और साधन को त्यागने की इच्छा भी आपकी होनी चाहिए। तो मांग क्या है? यानी कि मांग यही है कि निश्चित समय पर आपको 2 चीजें ध्यान देनी होगी। निश्चित समय और निश्चित कीमत पर ही मांग होती है। ये चीजें नोट कर लेना। अगर आपके निश्चित समय और निश्चित कीमत नहीं आए तो इसका मतलब है कि मांग भी परिवर्तित हो सकती है। ठीक है, इच्छा भी हो आपकी, उसको इच्छा पूरी करने के लिए साधन भी हो, और आपकी उसको त्याग करने की भी इच्छा होनी चाहिए, तत्परता होनी चाहिए कि आप हाथों हाथ उसको करो। ठीक है, अब देखिए मांग फलन क्या है? मांग फलन का मतलब है कि मांग का मात्रा, यानी कि जैसे आपकी मांग की मात्रा क्या है। जैसे मान लीजिए आपकी कितनी रूप से आपने कितने आलू खरीद रहे हैं, यानी कि मात्रा, कीमत नहीं, मात्रा। आप 2 किलो खरीद रहे हो, 5 किलो खरीद रहे हो, तो मांग की मात्रा और उसे निर्धारित करने वाले कारकों के मध्य फलनात्मक संबंध है। क्या मांग फलन क्या है? मांग की मात्रा और उसको निर्धारित करने वाले का मध्य का फलनात्मक संबंध है। मतलब जैसे मांग की मात्रा, जैसे मान लीजिए आप 2 किलो आलू कब खरीदोगे? जब आपके सुबह 10 रुपए किलो के आलू है। आप आधे किलो कब खरीदोगे? जब आपकी 20 रुपए किलो है। यानी कि नंबर एक तो मांग की मात्रा इससे भी डिसाइड होती है कि उस वस्तु की कीमत कितनी है। अगर मैं आपको बोल लूं कि 5 रुपए किलो आलू है तो आप हो सकते हो कि आप 2 किलो की जगह आप 4 किलो भी खरीद सकते हो। और मान लो मैं बोलूं कि 50 रुपए किलो आलू है तो आप आधे किलो की जगह आप पाव भर यानी कि 250 ग्राम भी खरीद सकते हो। तो आई से भी किसकी मात्रा यानी कि मांग की मात्रा डिसाइड होती है। तो मैंने यहां पर बोला फलनात्मक संबंध। आपने इससे पहले आपने वीडियो देखा होगा, तो एफ से यानी कि एफ से हमेशा फलनात्मक संबंध रह जाता है। डी का मतलब है क्या? मांग। डी का मतलब डिमांड, यानी कि डी। एक्स मैंने इसलिए लिख रखा है कि एक ही वस्तु है। एक्स का मतलब एक वस्तु। अगर मैं एक्स और वाई अलग अलग लिखूं तो उसका मतलब है कि 2 अलग अलग वस्तुओं की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं यहां पर एक ही वस्तु की बात कर रहा हूं। तो डी क्या है? मांग। यानी कि मांग किसके ऊपर निर्धारित करती है? वाई यानी कि आई के, यानी कि आपकी आई कितनी। जैसे मान लीजिए आपकी आई बहुत ज्यादा है, तो जैसे मान लीजिए आप महीने का 1 लाख रुपए कमाते हैं तो आपकी मांग अधिक हो सकती है, और मान लीजिए आप 5,000 रुपए कमा सकते हैं तो आपकी आई कम हो सकती है। दूसरा, पसंद और रुचि। आपकी पसंद और रुचि से भी आपकी मांग निर्धारित होती है। इसी साथ अन्य भी हो सकते हैं, P1 P2 P3, बहुत से अन्य वस्तुओं की कीमत भी, यानी कि इन बहुत सी वस्तुओं से आपकी मांग की मात्रा निश्चित होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मांग किसके ऊपर निर्भर है? आपकी आय के ऊपर, आपकी पसंद के ऊपर, मान लीजिए आपके
आज आप चाय मतलब आप चाय पीते हो और कॉफ़ी पीते हो, तो मान लीजिए आपकी चाय की जो कीमत है वो 200 रुपये किलो है और कॉफ़ी की कीमत आपकी 100 रुपये किलो है, तो आप किसको खरीदोगे? आप कॉफ़ी को खरीदोगे। तो इसलिए अन्य वस्तुओं की जो कीमत है उससे भी आपकी निर्धारित होती है। यानी कि जो मांग है, मांग आपके आय, पसंद, रुचि, अन्य वस्तुओं की कीमत से निर्धारित होती है। यानी कि ये आपके मांग किस पर निर्भर है? ये इस पर निर्भर है, यानी कि इन पर निर्भर है। तो मांग एक आश्रित चर है, किनके ऊपर? आय के, पसंद पर, इन पर। यानी कि ये स्वतंत्र चर है, कौन से? कोष्टक में वाले। ठीक है, ये इसको निर्धारित करते हैं। ये मतलब क्या है? मांग फलन क्या है? मांग की मात्रा और उसको निर्धारित करने वाले कारकों के मध्य फलनात्मक संबंध है। ये इसको निर्धारित करते हैं कि आप कितनी मांग करोगे। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। इसके बाद में मांग के निर्धारित तत्व, यानी कि मांग के निर्धारित तत्व कौन कौन से? नंबर 1, वस्तु की कीमत। वस्तु की कीमत का मतलब है कि वस्तु अगर मान लीजिए अधिक महंगी है तो आप उसकी मांग कम करोगे, और वस्तु सस्ती है तो उसकी मांग आप ज्यादा करोगे। यानी कि दोनों में, मांग में और कीमत में, दोनों में कौन सा संबंध? विपरीत संबंध मिलता है। इसी तरह संबंधित वस्तुओं की कीमत, 2 तरह की वस्तुएं होती है। कौन कौन सी? नंबर 1 पूरक वस्तु, नंबर दूसरी होती है प्रतिस्थापन वस्तु। पूरक वस्तु का मतलब यह है कि दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जैसे मान लीजिए आपके पेन और स्याही, पेन और स्याही का मतलब यह है कि अगर आपके पेन, मान लीजिए पेन की कीमत, जैसे मान लीजिए पेन की कीमत कम होती है तो दूसरे की क्या बढ़ेगी? यानी कि बढ़ जाएगी। यानी कि एक की कम होगी कीमत तो दूसरे की बढ़ जाएगी, यानी कि पेन, दूसरे की मांग बढ़ जाएगी। इसी तरह प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन का मतलब यह है कि अगर एक की कीमत बढ़ेगी तो दूसरे की भी मांग बढ़ जाएगी। जैसे मान लीजिए आज आपके चाय है, चाय पीते हो, तो चाय की मैंने बोला था चाय की कीमत मान लीजिए 200 रुपये हो गई, कीमत बढ़ गई तो अपने आप दूसरी, उससे संबंधित दूसरी वस्तु है कॉफी की मांग बढ़ जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है कि प्रतिस्थापन में क्या होता है? एक की कीमत, प्रतिस्थापन में क्या होता है कि कीमत बढ़ने के साथ इससे संबंधित जो दूसरी वस्तु है उसकी भी मांग क्या होती है? बढ़ जाती है। और जब पूरक जो वस्तु होती है उसमें क्या होता है कि एक के क्या, मान लीजिए कीमत बढ़ेगी तो दूसरे की कीमत कम हो जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए आज आपके पेन लिख रहे हो, मैं मान लो मार्कर से, मार्कर में जो इंक डालता हूं मैं, इंक मार्कर में जो इंक डलती है, तो आज मान लीजिए इस मार्कर की जो कीमत है, यानी कि इस मार्कर की या इंक की, दोनों पूरक है क्योंकि एक दूसरे से काम आ रही है। तो मान लीजिए इसमें जो मैं इंक डाल रहा हूं तो इंक की कीमत मान लीजिए ज्यादा हो जाती है तो मैं इस मार्कर का उपयोग कम करूंगा। यानी कि दोनों पूरक है, मार्कर और इंक। अगर इसकी इंक की कीमत ज्यादा बढ़ेगी तो हो सकता है कि मैं इसकी मांग कम कर दूं, मार्कर की यार बहुत महंगा आता है, फिर मैं चौक से लिखने लग जाऊं। ये होगा। इसमें पूरक वस्तुएं इस तरह से होती है, यानी कि इसमें विपरीत संबंध पाया जाता है। किसमें? पूरक वस्तुओं में विपरीत संबंध पाया जाता है, जबकि प्रतिस्थापन में धनात्मक संबंध पाया जाता है। दोनों में समान संबंध पाया जाता है, यानी कि एक की मात्रा बढ़ने पर, यानी कि एक की कीमत बढ़ने पर दूसरे की अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है, ये चीज आपको देखना है। जैसे मान लीजिए अभी बाजार में बहुत से घी आते हैं, जैसे मान लीजिए आपके सरस घी आता है, अमूल घी आता है, अलग अलग आते हैं, बहुत से घी आते हैं। तो मान लीजिए प्रतिस्थापन है वो, जैसे मान लीजिए अमूल घी की कीमत बढ़ जाती है तो आप दूसरे घी का उपयोग करने लग जाओगे, तुलना करते हो प्रतिस्थापन में। ये है। तो अगला है उपभोक्ता की आय, यानी कि उपभोक्ता की आय भी इस पर निर्भर करती है कि वो किन वस्तुओं पर अधिक खर्च करेगा। जैसे आपकी वस्तुएं अलग अलग होती है, जैसे अनिवार्य वस्तुएं होती है, आरामदायक वस्तुएं होती है, विलासता की वस्तुएं होती है, और निर्कष्ट और घटिया वस्तुएं होती है। अब मैं आपको यहां पर समझना होगा, अगर आपकी आय कम है, यानी कि आपकी आय कम है, तो आप घटिया या निकृष्ट वस्तुओं का अधिक उपयोग करोगे, घटिया और निकृष्ट वस्तुओं का अधिक उपयोग करोगे। लेकिन अगर आपकी आय अधिक है तो आप विलासिता या आरामदायक वस्तुओं का आप अधिक उपयोग करोगे। जबकि अनिवार्य वस्तुएं तो वे है कि जिसमें आपकी आय ज्यादा हो या कम हो, उसमें आपको उसका प्रयोग तो करना ही होगा। जैसे आपके मंजन है, मंजन का प्रयोग तो आप करोगे से, कपड़े आप पहनोगे से, आप नहाओगे से, तेल लाओगे से, खाओगे से, अनाज खाओगे से, यानी कि अनिवार्य वस्तुएं होती है। जबकि आरामदायक विलासिता की वस्तुएं कौन सी होती है? ऐसी वस्तुएं जिनमें आय अधिक होने पर हम उसका अधिक प्रयोग करते हैं। आय अधिक होगी तो उसका आय अधिक प्रयोग करेंगे। और जो घटिया वस्तुएं होती है उसमें जैसे ही अपनी कम आय होती है तो उसका अधिक प्रयोग करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, दोनों में चीज आप ध्यान रखना कि जैसे जैसे अपनी आय, जैसे मैंने आपको बता देता हूं कि जैसे मान लीजिए अपनी आय बढ़ती है, आय बढ़ने पर अपनी आरामदायक और विलासिता की वस्तुओं पे दोनों भी अपनी इनकी मांग बढ़ेगी,
दोनों की मांग बढ़ेगी। लेकिन अगर इसमें बात करो निकृष्ट घटिया वस्तु की, तो निकृष्ट घटिया वस्तु में क्या होता है कि आय तो बढ़ेगी लेकिन फिर इसकी निकृष्ट और घटिया वस्तुओं की क्या होगी, मांग कम होगी। जैसे मान लीजिए आज मैं 200 रुपए की शर्ट पहनता हूं, मान लीजिए मैं 5,000 रुपए के महीना कमाता हूं और मैं घटिया वस्त्र पहनता हूं, यानी कि 200 रुपए की शर्ट पहनता हूं, लेकिन जैसे ही मेरी आय बढ़ेगी 5 लाख रुपए महीना हो जाएगी तो मैं ब्रांडेड कपड़े पहनना शुरू कर दूंगा। ये बात इस पे होती है घटिया वस्तुओं पर, ठीक है। तो यानी कि इसमें क्या संबंध, इसको बोलते हैं आय का ऋणात्मक प्रभाव। आय का ऋणात्मक प्रभाव का मतलब है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है उनकी मांग कम हो जाती है। तो इन वस्तुओं क्या कहते हैं, आपको सुनाएगा कि आय का ऋणात्मक प्रभाव किन वस्तुओं पर लागू होता है। आय का ऋणात्मक प्रभाव किस पर लागू होता है, निकृष्ट या घटिया वस्तुओं पर, क्योंकि आय बढ़ेगी तो ऋण की अपनी उनकी मात्रा कम होती जाएगी, जबकि इन पर आरामदायक और विलासिता की वस्तुएं होती है, इन पर आय का धनात्मक प्रभाव लागू होता है। यानी कि जैसे जैसे अपनी आय बढ़ेगी तो इनकी मांग भी बढ़ती जाएगी। तो इन चारों को ध्यान रखना। और जबकि आय का प्रभाव किन पे नहीं होता, अनिवार्य वस्तुओं पर आय का कोई प्रभाव नहीं होता, जबकि आरामदायक वस्तुओं अभिलाषता की वस्तुओं पर धनात्मक प्रभाव होता है और घटिया और निकृष्ट वस्तुओं पर आय का ऋणात्मक प्रभाव होता है। अन्य है आपके जो आपके निर्धारित करते हैं उपभोक्ता की रुचि या पसंद, जैसे आपकी रुचि या पसंद क्या है वो भी आपकी मांग निर्धारित करते हैं। जैसे आपकी रुचि है, जैसे अमेरिका में सबके पास कार है, भारत में कार नहीं है, सबके पास सबके अलग अलग रुचि और पसंद है। जैसे एसी किसकी पसंद है, किसी कूलर पसंद है, तो भी आय को निर्धारित करते हैं। इसी तरह अन्य जनसंख्या संरचना, जैसे मान लीजिए किसी जनसंख्या में अधिक वर्गों की जनसंख्या है, किसी जनसंख्या में बच्चों की अधिक जनसंख्या है, अगर बच्चों की अधिक जनसंख्या रहेगी तो खिलौनों की अधिक मांग रहेगी। इसी तरह आय का वितरण, तो आप ध्यान रखना कि जिस देश में असमान वितरण रहेगा आय का, यानी कि कुछ संपत्ति तो केवल कुछ लोगों के पास और बहुत कम संपत्ति अधिकांश लोगों के पास, जैसे भारत है, ब्राजील है, दक्षिण अफ्रीका है, जहां पर आय का असमान वितरण है वहां पर विलासिता की वस्तुओं का अधिक मांग होती है। जहां पर यानी कि ध्यान रखना, जहां पर आय का असमान वितरण होता है वहां पर विलासिता वस्तुओं की मांग अधिक होती है, और जहां पर आय का समान वितरण होता है वहां पर आवश्यक और आरामदायक वस्तुओं की मांग अधिक होती है। इन चीजों कथनों को आपको ध्यान रखना है। अब है मांग अनुसूची, मांग तालिका क्या होती है। मांग सूची और मांग तालिका का मतलब है कि विभिन्न मूल्यों पर मांगी गई मात्रा के बीच में, यानी कि कौन कौन से मूल्यों पर कितनी आपकी मांगी गई मात्रा है उसके बीच में आपका फलनात्मक संबंध है। तो मांग अनुसूची दो प्रकार की होती है, व्यक्तिगत मांग तालिका और बाजार मांग अंग तालिका। जिसको मैं आपको जब आपके लोच आएगा जिसमें आपको इसको स्पष्ट करेंगे, तो बाजार मांग अनुसूची क्या होती है, सभी व्यक्तिगत मांग सूचियों का सामूहिक योग आपके बाजार मांग अनुसूची होती है। अब मांग के प्रकार, मांग 3 प्रकार की होती है, मूल्य मांग, आय मांग, आड़ी मांग। यानी कि मूल्य मांग, आय मांग, आड़ी मांग मुख्य रूप से, लेकिन और मांग भी होती है जिनकी बात करेंगे। यानी कि एनसीईआरटी में, तो आपके एनसीईआरटी की जो पुस्तक है जिसमें आपकी केवल 3 ही मांग दे रखी है, मूल्य मांग, आय मांग और आड़ी मांग। आय मूल्य मांग क्या है, निश्चित समय पर विभिन्न मूल्यों पर खरीदने की तैयारी, यानी कि जैसे वही है कि निश्चित समय पर विभिन्न मूल्यों पर व्यक्ति कौन कौन सी मांग कर रहा है। जैसे मान लीजिए निश्चित समय है, अब जैसे आपको देखो तो कौन कौन से, यानी कि कौन कौन से मूल्यों पर, जैसे मान लीजिए आज में एक साबुन है, साबुन की कीमत मान लीजिए किसी की 40 रुपए है, 40 रुपए का मूल्य है, किसी का 20 रुपए का मूल्य है, तो उपभोक्ता कौन से साबुनों की ज्यादा मांग कर रहा है, तो ये मूल्य मांग कहलाती है। आय मांग को एंजिल रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एंजिल रेखा। एंजिल कौन था, एंजिल जर्मन अर्थशास्त्री था, उनके आधार पर आय मांग का नाम एंजिल रेखा भी रखा गया है। यानी इसका मतलब यह है कि आय बढ़ने के साथ साथ कौन कौन सी वस्तुएं बढ़ती है, यानी कि मतलब यह है कि आय का क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि आय का आपको बताया कि मैंने बताया था आपको कि आय बढ़ने के साथ साथ विलासिता और आरामदायक वस्तुओं की मांग भी बढ़ती है, जो कि आय बढ़ने के साथ किन की मांग घटती है, तो आपको बताया था आय बढ़ने के साथ निकृष्ट और घटिया वस्तुओं की मांग घटती है। ये इसमें आता है आपके आय मांग में, ठीक है। इस चीजों को आपको ध्यान रखना है। आड़ी मांग में आपके 2 आते हैं जो आपको मैंने बताया था, एक तो पूरक और प्रतिस्थापन। पूरक का मतलब है कि इसमें उल्टा संबंध होता है। उल्टा संबंध का मतलब है कि एक वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो दूसरी वस्तु की मांग कम हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आप इंक इस मार्कर की कीमत ज्यादा हो जाएगी तो मैं इंक की मांग कम कर दूंगा। और प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि एक वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। तो यानी कि इसमें सीधा संबंध होता है। जैसे मैं आज मतलब जैसे आप घी का मान लीजिए, आप चाय कॉफी का मान लीजिए, किसी का मान लीजिए, जो दोनों एक दूसरे से संबंधित है। जैसे मान लीजिए आज पल्सर बाइक है और हीरो बाइक है, तो अगर पल्सर बाइक की ज्यादा मांग हो जाए, ज्यादा कीमत बढ़ जाएगी तो आप हीरो बाइक का यूज करोगे। या मान लीजिए आप मारुति कार का प्रयोग करते हो,
मारुति कार की ज़्यादा आप कीमत कर दो तो फिर आप टाटा की या महिंद्रा की कार खरीदने लग जाओगे। तो इस तरह से होता है आपके संयुक्त मांग। संयुक्त मांग मतलब है कि दोनों एक दूसरे से जुड़ी होती है, जैसे पेट्रोल गाड़ी या फिर पेन स्याही। उत्पन्न मांग, उत्पन्न मांग का मतलब यह है कि जो किसी अन्य वस्तु के प्रयोग के कारण वो मांग अपने आप उत्पन्न हो जाती है, उत्पन्न मांग कहलाती है। जैसे मान लीजिए आप मकान बना रहे हो, तो मकान बना रहे हो लेकिन उसी मकान बनाने के कारण आपकी दूसरी मांग आपकी उत्पन्न हो गई ईंट की या चूने की, यानी कि किसी वस्तु के प्रयोग करने के कारण आपके वो मांग उत्पन्न हो गई। जैसे मैंने बोर्ड लाया, अब बोर्ड लाने के बाद में मैंने व्हाइट बोर्ड लाया, तो व्हाइट बोर्ड लाने के लिए ये मेरे मार्कर की मांग अपने आप उत्पन्न हो गई, इसको बोलते हैं उत्पन्न मांग। इसके बाद में मांग वक्र की बात करेंगे। मांग वक्र क्या है, यानी कि इतना आपको समझ में आएगा मांग, क्योंकि एक एक इस पे स्पष्ट रहेंगे क्योंकि पूर्ति इस पे ही आपके डिपेंड है। मांग वक्र वो का वही है जो आपको बताया था मैंने कि इन दोनों में विपरीत संबंध मिलता है, कीमत और मांग में विपरीत संबंध मिलता है। जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको कीमत बताई है, ये 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए एक कीमत है। इधर मैंने मांग लिखती ये वाली कि 5 की मांग, 10 की मांग, 15 की मांग, 20 की मांग, 25 की मांग, 30 की मांग। अब जैसे मान लीजिए कोई वस्तु की कीमत 15 रुपए है, तो मैं कितने वस्तु खरीदूंगा, मैं 20 वस्तु खरीदूंगा। यानी कोई वस्तु की 15 रुपए कीमत है तो मैं कितने रुपए खरीदूंगा, मैं 20 वस्तुएं खरीदूंगा। अगर मान लीजिए उस वस्तु की कीमत 15 से बढ़कर 20 हो जाती है तो मैं उन वस्तुओं की कीमत कम कर दूंगा, यानी मैं 15 ही कर दूंगा। अगर उसकी वस्तु की कीमत और बढ़ जाएगी, 25 रुपए की उस वस्तु की कीमत, तो फिर मैं 10 ही खरीदूंगा। कितनी खरीदूंगा, 10 ही खरीदूंगा। या फिर आप ये मान सकते हो कि इस तरह से, जैसे आपके यहाँ पर 1, 2, 3, यानी कि मतलब अगर किसी वस्तु की कीमत 15 रुपए है तो मैं वो वस्तु 3 खरीद रहा हूं। अगर मान लो किसी वस्तु की कीमत 20 है तो मैं वो वस्तु केवल 2 ही खरीद रहा हूं। अगर किसी वस्तु की कीमत 25 है तो फिर मैं 1 ही खरीद रहा हूं। यानी कीमत बढ़ने के साथ साथ मैं उसकी मात्रा कम करता जा रहा हूं। तो इससे जो लॉस बनता है आपको, देखिए ये वाला ये वक्र इस तरह से बन रहा है आपकी, यानी कि इस तरह से इसमें आप मिलान करोगे, इस तरह से मिलान करोगे तो इस तरह से आपका एक मिलेगा कि जैसे मान लीजिए इसमें क्या मिलेगा। अब मैं निकलाऊंगा आपको, तो मेरा दाएं हाथ है, अब दाएं हाथ है तो ये आपके, ये तो देखो ये तो आपके बाएं हैं और ये आपके दाएं हैं। तो दाएं वर्ग में आप देखो नीचे गिरता हुआ आ रहा है, दाएं में इसे नीचे गिरते हुए आ रहा है। यानी कि इसमें क्या है कि जो मांग वक्र है कैसा बनता है, तो मांग वक्र आप ध्यान रखना कि मांग रेखा है आपके दाहिने से नीचे की ओर गिरते हुए बनती है, दाहिने से नीचे की ओर गिरते बनती है। ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मान लीजिए मैंने आप इधर देखिए, जैसे मान लीजिए आप जैसे 1 kg, 2 kg या फिर 3 kg, यानी कि अब यहाँ है 10 रुपये, यहाँ है 20 रुपये, यहाँ है 30 रुपये, ठीक है। अब मैं मान लीजिए 10 रुपये किलो आलू मिल रहे हैं तो मैं कितने केजी खरीदूंगा, 3 केजी आलू खरीदूंगा। जैसे 10 रुपये मिल रहे हैं तो मैं दोनों को मिला दूंगा कि मैं 10 रुपये में तो कितने किलो आलू खरीदूंगा, 3 किलो आलू खरीदूंगा। लेकिन आलू की कीमत 20 रुपये हो जाती है तो फिर मैं 2 किलो ही खरीदूंगा, क्योंकि महंगे हो गए तो मैं 20 को और 2 किलो को मिला दूंगा। इसके बाद में अगर आलू और कीमत बढ़ जाती है, 30 रुपये किलो जाती है, तो फिर मैं 2 किलो नहीं, मैं केवल 1 किलो ही खरीदूंगा, 1 किलो। अब इनके बीच में देखो, इनको मिला दो, आप इनको मिला दीजिए, ये देखो मिला दीजिए, ये मिला दिया तो मिलाने से जो आपकी ये मांग रेखा बन गई, यानी कि दाहिने से नीचे गिरते हुए ये इस तरह से आपकी मांग रेखा बनती है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगले वीडियो में पढ़ेंगे मांग के नियम, मांग में परिवर्तन के कारण, मांग लोच और लोच के प्रकार, इनको देखेंगे। तो इस वीडियो में आपको इतना समझ में आ गया होगा, तो बाकी फिर आपको ये आराम से समझ में आ जाएगा। 3-4 टॉपिक और बचने हैं आपके मांग के, उसके बाद में पूर्ति छोटा सा टॉपिक है। अगर ये समझ में आ गया तो मानिए कि आपके 2 से 3 क्वेश्चन पक्के हैं, यानी कि इस बार आपकी मेरिट पक्की है। उसी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं ताकि आपके बहुत अच्छे नंबर आए, इतने नंबर आए कि आसपास आपके कोई हो ही ना। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं।